क्योंकि इमरान खान इज लाइक अ हीट सीकिंग मिसाइल। वो फाइटर एयरक्राफ्ट के पीछे या किसी भी एयरक्राफ्ट के पीछे हीट सीकिंग मिसाइल होती है ना, वो पीछा नहीं छोड़ती, वो पीछा नहीं छोड़ती। वो देखिए, वो ऐसी मिसाइल है, एक बार लॉक ऑन कर जाती है तो या तो मिसाइल बर्बाद हो जाती है या वो उस एयरक्राफ्ट यानी कि उस हवाई जहाज को बर्बाद कर देती है। उसका और कोई तीसरी चीज नहीं होती। इमरान खान भी हीट सीकिंग मिसाइल है। और वो जो जहाज है वो क्या है? वो जहाज मैं आपको समझा देता हूं आसान शब्दों में, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। कल से मुझे बहुत फोन कॉल्स, बहुत मैसेजेस आ गए। फोन कॉल मेरे पास करीब 12-15 फोन कॉल्स आए होंगे, बाहर से भी अंदर से भी, कि ये है कि आप बोल क्या रहे हैं। और किसी ने लिखा भी है कि इंडियन आर्मी मेजर says you should fund Imran Khan because he criticized the army, पाकिस्तान आर्मी, ऐसा करके। इमरान खान ने कभी क्रिटिसाइज नहीं करा पाकिस्तानी आर्मी को। इमरान खान ने स्टैब्ड द पाकिस्तानी आर्मी थ्रू द हार्ट। इमरान खान ने अपनी खुद की फौज की छाती पे खंजर उतारा। आप पहले, क्रिटिसिज्म तो नवाज शरीफ भी बहुत करता है, क्रिटिसिज्म तो आसिफ अली जरदारी ने भी बहुत करी है। क्रिटिसिज्म तो हर एक जो नेता है पाकिस्तान को फौज की क्रिटिसिज्म करता है। जब वो ऑपोजिशन में होता है फौज की क्रिटिसिज्म करता है, जब वो पावर में होता है तो फौज की गुण गाता है। ये तो तय है ना। इमरान खान ने नया क्या करा? इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी के सीने में खंजर उतार दिया है। तभी तो आप देखिए कितनी गंदी गंदी बातें उनके आर्मी चीफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, कितनी गंदी। मैं वो चीज़ें जो लिखते हैं वो मैं तो आपके सामने रख नहीं सकता, क्योंकि ये फैमिली देखती हैं और मतलब फैमिलीज़ ये चैनल देखती हैं मेरा वाला, और बच्चे भी देखते हैं, लेडीज़ भी देखती हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं, और मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं कि पब्लिकली गाली गलौज करने में आ जाऊँ। तो आई एम एन इंडियन, मेरे संस्कार हैं, तो मैं नहीं कर सकता ऐसा। बहरहाल इमरान खान जो है ना, ही इज़ लाइक अ हीट सीकिंग मिसाइल। या तो वो बर्बाद हो जाएगा या पाकिस्तान। ये जो जहाज़ है जिसके पीछे इमरान लॉक ऑन टारगेट हो गया है, मैंने बोला ना हीट सीकिंग मिसाइल, ये जो जहाज़ है ये जहाज़ पाकिस्तान है, ठीक है? ये जहाज़ पाकिस्तान है। इस जहाज़ का जो इंजन है, जो इस जहाज़ को चला रहा है, ये इंजन पाकिस्तानी फौज है, जिसका हेड जनरल कमर जावेद बाजवा है। ये जो इंजन है, ठीक है, राइट? इसके जो विंग्स हैं, इसका लेफ्ट विंग है वो पार्लियामेंट है, इसका जो राइट विंग है वो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट या वहां पे वो है, राइट? इसकी जो कॉकपिट है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। मैं कॉकपिट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये डायरेक्शन देती है वहां से पॉलिटिक्स को। इसके जो व्हील्स हैं, हवाई जहाज लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, व्हील्स की तो तभी जरूरत होती है ना जब लैंड और टेक ऑफ करता है, राइट? तो वहां का स्टॉक मार्केट है और उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उस जहाज के अंदर, ठीक है? वो जहाज कमर्शियल जहाज हो, वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, आप कुछ भी ले लीजिए, किसी भी प्रकार का हवाई जहाज ले लीजिए। और ये जो मिसाइल है, हीट सीकिंग मिसाइल, ये इमरान खान है। ये जो बात करते हैं कि हम पीओके को ले लेंगे, हम लोग अक्सर बात करते हैं पीओके को ले लेंगे, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर। देखिए, पाकिस्तान के एटमी वेपन्स, ये मैं 10 बार बोल चुका हूं अपनी शो में, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अवे पाकिस्तान एटॉमिक वेपन्स लाइक दिस, इट इज नॉट पॉसिबल। पर पीओके हासिल करना पॉसिबल है, पीओके हासिल करना बिल्कुल पॉसिबल है, और गिलगिट बाल्टिस्तान अपने साथ लेना बिल्कुल पॉसिबल है, 110% पॉसिबल है। पर आप क्या समझते हैं? आप चाहते हैं कि भारतीय सेना जाए वहां पे और ये करे? वो भी एक ऑप्शन है। भारत डिप्लोमेसी से करे, वो भी एक ऑप्शन है। इकोनॉमिक सैंक्शंस करवाए दुनिया से, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो भी मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बंदा फ्री में ये कर रहा है, तब आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इतने फोन आ गए, इतने सवाल पूछ लिए, ऐसा कैसे वैसे। आपको $10 बनते हैं, आप $10 दीजिए, $1000 बनते हैं, 1000 दीजिए। आपकी जितनी मैं तो खुद एक मेरे फ्रेंड ने बाहर से मुझे कांटेक्ट करा कि क्या मैं आपके नाम का दे दूं। मैंने बोला बिल्कुल दे दीजिए, आप जहां पे भी बैठे हो, आप सिंगापुर में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आपको $10 देने, सिर्फ $10 देने हैं, आप $10 दे दीजिए उसको। जस्ट डू इट, बिकॉज एज आई सेड बिफोर, इमरान खान इज अ हीट सीकिंग मिसाइल। जब तक वो पाकिस्तान की गद्दी पे नहीं बैठेगा, वो बंदा अपने मिशन में नहीं रुकेगा, ठीक है? जैसे मुर्गी देखी है ना आपने, मुर्गी की गर्दन काट दो लेकिन मुर्गी फिर भी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है,
वो ऐसा है, वो जुनूनी आदमी है, उसको इक्तदार का हवस है, उसको एक चस्का लग गया पावर का। अभी देखिए ये क्या नाम है एक लेडी थी, लड़की थी, इसका नाम है सदफ नईम। सदफ नईम एक चैनल 5 है पाकिस्तान का चैनल, उसकी रिपोर्टर थी। ये इमरान खान के जो कंटेनर था जो चल रहा था जिस गाड़ी के ऊपर, उससे गिर गई नीचे और इमरान खान की गाड़ी उसके ऊपर, उसको वो क्रश हो गई, खत्म हो गई, उसको कुचल के मार दिया उसको ना। अब वो एक्सीडेंट था, वो मर गया। इमरान खान ने कल पोस्टपोन करा, एक स्पीच दी बड़ी कि हमारे दिल में बड़ा दुख है। वो भी पीछे से 4 लोग उसे बता रहे थे कि आपके दिल में कितना दुख है, आप समझ लो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। वो लॉन्ग मार्च चलेगा, कितना भी खून बहे वो चलेगा। इमरान खान बोलेगा ये लोग शहीद हो गए, शहीद हो गए, तो उनके परिवार वालों को भी ये चूरन खिलाता रहेगा, ये मंजन बेचता रहेगा कि देखो तुम्हारे घर वाले इतने मर गए, 50-100 ये सब शहीद हो गए, तो इस टाइप का चूरन खिलाता रहेगा। तो दोस्तों आपको ये बात समझने की जरूरत है, वो आदमी एक जैसे कोहिनूर हीरा है ना, वो भारत का कोहिनूर है इमरान खान। वो एक यूनिक डायमंड है। वो जो चीजें कर रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में मैं कभी ऐसा, मैंने 2 चीजें कभी नहीं सोची थी अपने लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 370-35 से हट जाएगा, मैंने नहीं सोचा था कभी। मेरे दिमाग में बात नहीं आई, मैंने तो उसको सोचना खत्म कर दिया था। अचानक एक दिन खत्म हो गया। हु न्यू कि खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था। उसके जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनाउंस करा पार्लियामेंट में, मुझे तब पता लगा। जब आपको पता लगा तब मुझे पता लगा। और उस समय भी मैं आप सोच रहे थे कि ये क्या हुआ कि नहीं हुआ, क्या एक ख्वाब तो नहीं है, कोई सपना तो नहीं है। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज थी कि कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या कभी ऐसा होगा कि आईएसआई का चीफ मीडिया के सामने आके रोएगा, गड़गड़ाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है? सोचो, नवाज शरीफ ने भी खूब गालियां दी फौज को, जरदारी ने भी खूब गालियां दी फौज को। ऐसी वो उन्होंने कोई, इमरान खान ने इस तरीके से कोई नया काम नहीं करा, ये काम पहले हो चुका है। लेकिन इसका रिजल्ट देखिए, इसका इंपैक्ट देखिए। मैंने कभी नहीं सोचा था, जैसे कभी ये नहीं सोचा था कि 370-35 से हटेगा, वैसे तब ये नहीं सोचा था कि साहब जिंदगी में कभी आईएसआई का चीफ सामने आके, आंख उसकी भरी भरी, आवाज भर्राई हुई, और वो जस्टिफिकेशन दे रहा है, क्लैरिफिकेशन दे रहा है अपने आर्मी चीफ के लिए। ये क्रिटिसिज्म से नहीं होता। क्रिटिसिज्म, तनकीद फौज की करी थी नवाज शरीफ ने, तनकीद फौज की करी थी जरदारी ने। यानी कि आलोचना, अगर मैं हिंदी में बोलूं, वो नवाज शरीफ और जरदारी ने आलोचना करी थी। इसने खंजर उतार दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से, इसलिए अपने हिंदुस्तान भाइयों बहनों से कह रहा हूं कि आपके जो भी रिलेटिव हैं, आपको $10 देने, आप $10 दीजिए। मैं बता रहा हूं, खान नहीं रुकने वाला। हीट सीकिंग मिसाइल है ये। जब तक पूरे पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं करवा देगा, चाहे फिर ये मुल्क छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर चाहे 500 गज के प्लॉट का प्रधानमंत्री बने, इसको प्रधानमंत्री बनने से मतलब है, चाहे इसका मुल्क बर्बाद हो जाए, बिल्कुल इसके मुल्क के टुकड़े हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस रास्ते पे चल चुका है और ये रुकने वाला नहीं, इसको फौज भी नहीं रोक सकती। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हाँ, मेरा वही मतलब था जो मैंने कल बोला था। आपने गलत नहीं सुना, मेरा यही मतलब था। और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि आपके मन में डाउट ना हो। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब एक इंटरेस्टिंग चीज थी, 2-3 दिन पहले की बात है कि यूक्रेन और रशिया के मामले में थोड़ी सी नज़र एक बार आपकी डालना चाहता हूं। इसमें हुआ ये कि रशिया ने, देखिए मैं आपको बताता हूं, रशिया ने यूके को अक्यूज करा है, इंग्लैंड को यह अक्यूज करा है कि साहब तुमने बदमाशी करी है। एक क्रीमिया में, जो एक एरिया है क्रीमिया में एक ड्रोन स्ट्राइक हुई और डबल हुई, एक हवा से हुई, एक पानी के नीचे, पानी के अंडर वाटर ड्रोन्स भी होते हैं ना, उससे हुई थी। और ये इन्होंने बोला है, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट से मैं पढ़ रहा हूं, उन्होंने बोला है कि स्पेशलिस्ट फ्रॉम द यूके हेल्प विद ट्रेनिंग एंड सुपरविजन फॉर द फेल्ड अटैक बाय यूक्रेन। द कीव regime carried out a terrorist attack against the ships of the Black Sea Fleet and civilian ships that were on the outer and inner roads of Sevastopol base. The attack involved 9 unmanned aerial vehicles, 9 हवाई UAVs यानी कि ड्रोन्स, और 7 ऑटोनोमस मैरिटाइम ड्रोन्स जो अंडर वाटर नेवी के ड्रोन्स हैं।
ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। और फिर कहा है कि द प्रिपरेशन ऑफ दिस टेररिस्ट एक्ट एंड द ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल ऑफ 73rd मरीन स्पेशल ऑपरेशन सेंटर वर कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश स्पेशलिस्ट्स। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ना इसमें स्टोरी क्या है। देखिए, बात यह है, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, और ऐसी बात नहीं है, कई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मैं बार बार कह चुका हूं। कई इंडियंस ये कह रहे हैं कि रशिया ये लड़ाई नहीं हार रहा। मेजर साहब आप गलत कह, मैं कोई गलत नहीं कह रहा, मैं सही बात कर रहा हूं। उसका कारण है, आप जो हार और जीत समझते हैं, हर समय वैसी हार और जीत नहीं होती। ठीक है, कुछ महीनों के बाद ना, 3-4 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर अगर हाफ सेंचुरी बनाए ना, अगर सचिन तेंदुलकर हाफ सेंचुरी बनाए तो किसी और बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, सचिन के लिए बहुत छोटी बात है। हेडलाइंस वही कहेंगी कि सचिन गेट्स आउट चीपली एट 50। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस की सबकी हेडलाइंस ये होंगी, सचिन तेंदुलकर गेट्स आउट चीपली एट 50। किसी और बैट्समैन के लिए बहुत तीर, अरे 50 रन मार दिया, बहुत बड़ा तुक्का मार दिया, तीर मार दिया इसने, ठीक है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करता है तो उससे 1.5 अरब लोगों के ये एक्सपेक्टेशन होते हैं कि भाई उतरा है तो सेंचुरी मार के जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं कि हर समय सचिन सेंचुरी मारेगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन बन गया है। रशिया का टारगेट क्या था? जब आप वॉर फाइट करते हैं, कोई भी लड़ाई पे जाते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव होता है आपका। रशिया का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या रशिया ने अपने ऑब्जेक्टिव मीट कर लिए? रशिया ने फिर 3 लाख लोग क्यों बुलाए एडिशनल? अगर रशिया लड़ाई जीत रहा है तो 3 लाख लोग, और वो 3 लाख लोग उसको या तो उसको लगाए कि हमें सर्च करना है ट्रूप्स में, यानी कि और ट्रूप्स डालने हैं वहां पे। क्यों डालने हैं और ट्रूप्स? कितने शहर हैं जिन पे आपका कब्जा हो गया कि जिसको आपको और ट्रूप्स की जरूरत है? तो ये सब चीज़ें सोचने वाली, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, फिर अंदर रिसर्च करके फिर मैं अभी आई डोंट हैव दैट टाइम। बट मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं कि जो रशिया के टारगेट थे, रशिया मीट नहीं कर रहा। अच्छा, क्यों नहीं कर रहा रशिया मीट टारगेट, और इसका क्या लेने देना जो मैंने अभी हेडलाइन आपको पढ़ के बताई है? देखो दोस्तों, साफ सीधी बात है, ठीक है, यूक्रेन के बस का नहीं है। सच बात यह है, 2 चीजें होती हैं लड़ाई में, वेपन और मैन बिहाइंड द वेपन, ठीक है। स्ट्रेटजी भी होती है, टैक्टिक्स भी होते हैं, लॉजिस्टिक्स भी होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट की, काइनेटिक वॉर की, तब हम कहते हैं वेपन एंड मैन बिहाइंड द वेपन, यानी कि हथियार और हथियार चलाने वाला। तो हथियार तो दे दिया अमेरिका ने, और हथियार दे दी यूरोपियन कंट्रीज ने, उसमें जर्मनी भी है, इंग्लैंड भी है, दुनिया भर के लोगों ने हथियार पकड़ा दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? मैन बिहाइंड द वेपन। इसने यूके को अक्यूज करा है। मैं यूके की आपको 2-3 चीजें बता दूं, ठीक है, और फिर मैं वापस पाकिस्तान की हाजिरी लेनी है मुझे। मैं बोलूंगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बोलेगा प्रेजेंट सर, ये अभी करने वाला हूं मैं, लेकिन फिलहाल के लिए रुकिए। दोस्तों, स्टोरी क्या है? 2 यूनिट्स हैं बड़ी खतरनाक यूके की, इंग्लैंड की। एक है SAS, स्पेशल एयर सर्विस, और ये SAS का ये इंसिग्निया है जो आप देख रहे हैं। नीचे लिखा है हु डेज विंस। यही इंसिग्निया इंडिया के पैरा SF का है, एक्सेप्ट कि उसके नीचे लिखा रहता है बलिदान। The SAS is the father of all special forces. सरेद काल के पहले, नेवी सील्स के पहले, डेल्टा फोर्स के पहले, ग्रीन बेरेस के पहले, हमारी पैरा SF के सबसे पहले जो स्पेशल फोर्स बनी थी, रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पेशल फोर्स, डेविड स्टर्लिंग नाम का एक बंदा था, उसने बनाई थी। उससे भी लोग परेशान थे, क्योंकि वो थोड़े SF वाले होते हैं, थोड़े से ऐसे, उससे भी लोग उसकी फौज में परेशान थे। वो अजीब लॉन्ग रेंज डेजर्ट पेट्रोल उसने शुरू करा, जर्मन प्लेन्स उसने एयरफील्ड में ही उड़ा दिए कितने सारे। उसके तो ही वॉज कॉल्ड द फैंटम मेजर, एक टाइम पे उसको उपाधि दी गई थी द फैंटम। वो नजर नहीं आता था, कभी ये करा, कभी यहां पे गया, कभी वहां पे गया, और जर्मनी का बहुत नुकसान करा। वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहा था डेविड स्टर्लिंग। डेविड स्टर्लिंग ने स्पेशल एयर सर्विस, आई थिंक 21 एंड 22 उनकी 2 यूनिट्स हैं, जहां तक मुझे याद है, हो सकता मैं गलत बोल रहा हूं, 21 SAS एंड 22 SAS, उनकी 2 यूनिट्स। एंड SAS आर द फाइनेस्ट स्पेशल फोर्स इन द वर्ल्ड। वो तो हॉलीवुड के चक्कर में आपने नेवी सील, वेवी सील, आपको सबको नाम याद हो गया, क्योंकि 0 डार्क 30 सबने देख ली। लेकिन ओरिजिनल जो स्पेशल फोर्सेस का दुनिया भर में ग्लोबली जो बाप है ना, वो SAS है, ठीक है। और एक और है उनकी जो नेवी के पास है, SBS, स्पेशल बोट सर्विस। मैं आपको बता रहा हूं कि यूक्रेन के पास
जज्बा है लड़ने का, लेकिन आजकल की लड़ाई 100% जज्बे से नहीं होती। ये पुराने ज़माना नहीं था घोड़े में तलवार लेके जज्बे से लड़ रहे हैं, नहीं। आजकल की लड़ाई हाईली टेक्निकल है। आप खुद सोचिए, यूक्रेन ने कैसे रशिया जैसे मिलिट्री सुपर पावर को रोक लिया। आप थोड़ा सा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए और फिर बात करिए। अभी तक रशिया ने तो यह बोला था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हम कीव के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हम पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर। क्यों नहीं हुआ अभी? फरवरी 24 को लड़ाई शुरू हुई थी। आज आज क्या था? क्या 31 अक्टूबर है आज। वी आर ऑन 31 अक्टूबर। अभी तक कब्जा क्यों नहीं हुआ? काहे के लिए नहीं हो गया कब्जा? बिकॉज द वेपन इज फॉरेन एंड द मैन बिहाइंड द वेपन ऑल्सो इज फ्रॉम आउटसाइड। हर जगह नहीं, यूक्रेनियंस भी जबरदस्त लड़ रहे हैं, पूरे जज्बे और जोश और जुनून के साथ लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम द यूक्रेनियंस। दे आर फाइटिंग फॉर देयर मदरलैंड, दे आर फाइटिंग फॉर देयर लैंड। तो जाहिर सी बात है वो जज्बा आएगा, लेकिन इनको पूरा टेक्निकल सपोर्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग कहते थे कि नहीं अभी आर्टिकल आ गया, और ये बात मैं महीने 1.5 महीने से कह रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। वहां पे आप मेरी बात मानिए, वहां पे SAS है, वहां पे स्पेशल बोट सर्विस है, वहां पे US नेवी सील्स हैं, वहां पे डेल्टा फोर्स है, वहां पे ग्रीन बेरे है, वहां पे ये सारों का जमघट है। सिविलियन क्लोथ्स में ये लोग एम्बेडेड हैं यूक्रेनियन यूनिट्स के साथ, और वो गाइड और एडवाइस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आप ऐसे करो वैसे करो। इसलिए इन्होंने लड़ाई में रशियन आर्मर्ड कॉलम्स के परखच्चे उड़ा दिया, क्योंकि द वर्ल्ड्स मोस्ट एलिट फोर्सेस आर ऑपरेटिंग इन यूक्रेन। ये मेरा दिल बहुत पहले से कह रहा है, मैं 1 महीने से कह रहा था। लोगों ने बोला साहब आपके पास प्रूफ है क्या कोई? इसका सबूत है। नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरा बात दिल के कहने की नहीं है। बात यह है कि जिस लेवल की लड़ाई हो रही है, उस लेवल की ट्रेनिंग बहुत कम। देखो, अगर मैं आपको मेडिकल साइंस से एक उदाहरण दूं, एग्जाम्पल समझाने के लिए, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एकेडमिक। एक नॉर्मल जो फिजिशियन है, जो दवाइयां देता है, गोलियां देता है खाने को, वो यूक्रेन है। पर यूक्रेन जिस लेवल की लड़ाई लड़ रहा है ना, वो 30 साल की एक्सपीरियंस वाला न्यूरोसर्जन लड़ता है, वो लेवल की लड़ाई लड़ रहा है वो। MD DM जो भी कहते हैं, जो भी इनके डॉक्टरों के क्वालिफिकेशन होते हैं, उस लेवल की लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन। और यूक्रेन के पास वो उस लेवल के वॉर लड़ने के लोग नहीं है। वो प्लानिंग, वो कोऑर्डिनेशन, वो सैटेलाइट इनपुट, वो यूक्रेन के पास इतना तामझाम नहीं है दोस्तों। ये तामझाम करवाया जा रहा है, और ये मैं डे 1 से कह रहा हूं। इंग्लैंड ने इसके ऊपर बोल दिया कि नहीं साहब हमारा तो कुछ है नहीं इसमें, हमने तो कुछ नहीं करा। 100% यार, 100%। आप क्या लगता है ये ड्रोन से, और मैरिटाइम ड्रोन्स और ये सब, ये दुनिया भर की चीजें, ये आई कहां से? ये कौन बोल रहा है, कौन गाइड कर रहा है, कौन एडवाइस? हाँ, चलाने वाला हाथ यूक्रेनियन है। मैं वो नहीं कह रहा कि ये लोग गोली चला रहे हैं, नहीं। पर ये लोग बोल रहे हैं यार तुम ऐसा करो कि ये वाला जो टैंक है ना, तुम इसको उड़ाओ, ये पहले 4 टैंक उड़ाओ, यहां पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आर्टिलरी से शेल। ये कोई गाइड और एडवाइस कर रहा है, और ये वो लोग हैं। ये आर्टिकल वही इंग्लैंड मना कर रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले तो इंग्लैंड ने रिस्पॉन्स ही नहीं करा, बाद में यूके ने बोला कि नहीं साहब, इंग्लैंड ने बोला कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, यूक्रेनियंस में जज्बा है, जोश है, जुनून है, ताकत है, सब कुछ है। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये भाई साहब एक अलग लेवल की लड़ाई है। और ये SAS, SBS, नेवी सील, ये उस टाइप का, और इनके रोल में भी है। इनके तो रोल में भी इनको सिखाया जाता है किस तरीके से वहां पे ये सब करना है। यूक्रेन इज द टेस्टिंग ग्राउंड ऑफ स्पेशल फोर्सेस। ये उन्हीं का है, ठीक है। तो जो लोग मुझसे कह रहे थे कि मेजर साहब आपके पास क्या प्रूफ है, अब प्रूफ तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल आ गया है, और रशिया भी वही बात कह रहा है जो मैंने 1 महीने पहले बोली थी। ये वो लोग हैं, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि उनका अटेंडेंस हमें लेनी है। तो दोस्तों एक और खबर है, पाकिस्तान चाइना टू बिल्ड रेल प्रोजेक्ट वर्थ $10 अरब, $10 बिलियन टू लिंक कराची विद पेशावर। अच्छा, ऐसा है कि अब ये कल नवंबर 1 है, 1 नवंबर है कल, तो शहबाज शरीफ वापस जा रहा है चाइना। माथा वहीं पे टेकते हैं ना, माथा ये बीजिंग की ओर टेकते हैं। ये पाकिस्तानियों का वहीं पे सजदा वजदा वहीं पे सब होता है बीजिंग को देखकर। तो भाई ने कर दिया वहां पे। अब भाई कल जा रहा है शहबाज शरीफ पैसा मांगने के लिए $10 अरब। और
क्यों जा रहा है 10 अरब डॉलर? क्योंकि इमरान खान ने सीपैक रोक दिया था, और इस बात में मैं इमरान खान का सपोर्ट करता हूं कि उसने ठीक रोका, वो चोरी का काम है पूरा, लेकिन ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं साइन करके आ गया, मैं 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले आया। कॉस्ट क्या है इन्वेस्टमेंट की सीपैक की, ये कोई डिस्कस नहीं करता। वो डॉक्यूमेंटेशन जो शहबाज शरीफ साइन कर कर आएगा कि 10 अरब डॉलर इसके अंदर चाइना डालेगा, शर्तें क्या हैं वो? क्या चाइना अचानक दरियादिल हो गया? चाइना ने बोला कि नहीं, हम पेशावर से लेकर कराची हम एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे, ठीक है, हम रेलवे ट्रैक बनाएंगे पेशावर से लेकर कराची, और पेशावर से लेकर कराची तक जो रेलवे ट्रैक बनेगा चाइना फंड करेगा, और चाइना कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमने बना दिया, और शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी हमारी दोस्ती, इसमें दिक्कत ही क्या है, बना दिया, दोस्त को हमने तोहफा। ऐसा नहीं है। चाइना ने अगर 10 अरब डॉलर निकालने हैं ना, वो पाकिस्तान से 20 अरब डॉलर ले लेगा इसके, और ये जानते हुए शहबाज शरीफ जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो अच्छी बात है, और लोन लो। वैसे 150 अरब अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान का जो लोन है वो 200 अरब क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इनको अभी लोन वापस करने के लिए भी इनको लोन लेना पड़ेगा। तो अभी तो इनका 160 है करीब, लेकिन फिर ये और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये खबर थी, और बाकी छोटी मोटी खबरें पाकिस्तान की चल रही हैं, लेकिन एक और खबर मैं आपको बताता हूं कि जो इमरान खान है उसने अभी रिसेंटली हाल ही में क्लेम करा है कि मेरी बातचीत चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, ये कभी आर्मी नहीं कहते, हर समय पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कहे, ये पाकिस्तानी आर्मी जनरल बाजवा की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मैं बात कर रहा हूं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मेरी बातचीत चल रही है, क्योंकि इमरान को पता है, ठीक है, जो कुत्ता पालता है उसको पता है कि कुत्ते के गले में पट्टा कैसे डालना है। अब पट्टा किसके हाथ में है, कुत्ता कौन है, ये सब आपको पता है। मैं किसी को गलत बात नहीं कह रहा, किसी के साथ मैं गालिम गलोच नहीं कर रहा, सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूं, कहावत है कि जो कुत्ता पालता है ना, उसको यह पता है कि कुत्ते के गले में पट्टा कैसे डालना है। अब अकलमंद को इशारा काफी, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, संकट यूक्रेन में मोचन। चल रहा है। यूक्रेन वाली बात आप ध्यान से, अब देख, मेरा कहीं वीडियो मिल जाएगा, मुझे खुद नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बोला था, मुझे याद है, हो सकता है कि ये चाणक्य डायलॉग्स में बोला हो, कहीं और बोला हो, लेकिन मैंने बताया था कि वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पे पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये रुकने वाला खेल नहीं है। ये इमरान खान का, ये बातचीत करेगा, ये सब कुछ करेगा, लेकिन ये काफ़ी कुछ बर्बाद कर देगा इस पूरे चक्कर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ठोक के दबाना